करते हैं हम थोड़े लॉन्ग टर्म की। हेक्सागन पार्टनर्स के डायरेक्टर तुषार प्रधान हमारे साथ हैं। तुषार जी, गुड मॉर्निंग। 26,300 से हम आ चुके हैं 22,600 पर। इस समय मोटा मोटी 4,000 पॉइंट की करेक्शन हो चुकी है मार्केट में। और कितना पेन बाकी है आपके हिसाब से? और बड़ा सवाल, इस फेज को नेविगेट कैसे करें? देखिए, मार्केट में दो तीन चीजें हमको याद रखनी चाहिए। एक जो है, जो मार्केट इज मेड अप ऑफ कंपनीज। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ हवा में खरीद रहे हैं। आप जीती जागती दिल धड़कने वाली कंपनियां खरीद रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर होता है। और काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। मगर ऐसा भी सिचुएशन आता है जो हमने उसके बारे में ना कुछ किया, मगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से ऐसा हो जाता है कि हमारे मार्केट को उसका असर पड़ जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आप कहें कि मार्केट कहाँ जाएगा, इसका अगर अनुमान लगाना है तो दो चीजें याद रखनी चाहिए। एक तो हमें फिर समझ में आना चाहिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाएगी। अब उसका उत्तर ना ही मेरे पास है ना किसी और के पास है। तो इतना हम जरूर याद रखें कि फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है जिससे कि मार्केट में असर हो पड़ा है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमारी कंपनीज में कोई फंडामेंटल दोष हुआ है सडनली, या ऐसी फ्यूचर हम नहीं देखते 2 3 5 साल आगे कि हमारी अर्निंग्स कैपेसिटी कंपनियों की पूरी खत्म हो जाएगी। मगर प्राइस ऐसा दिखा रही है। प्राइस ऐसा क्यों दिखा रही है? क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी बन गई है जिससे कि मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो ये दोनों चीजें अगर इन्वेस्टर्स, निवेशक याद रखें कि मार्केट को एस्टिमेट करना शॉर्ट टर्म में नामुमकिन है। और क्या पता कल अगर अगले ही हफ्ते अगर कुछ ट्रूस हो जाता है, कोई क्लाइम डाउन हो जाता है दोनों तरफ से, तो ये मार्केट तेजी से और वापस बढ़ने का कोई मतलब आप पॉसिबिलिटी रख सकते हैं कि बहुत ज्यादा वापस आ जाएगा। मगर इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो मैं समझता हूँ उसको प्योर स्पेकुलेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से निवेशक और स्पेकुलेटर्स, इसमें दो में अगर अंतर करें तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है। मगर स्पेकुलेटर्स के लिए ये बहुत ही अनसर्टन पीरियड है। और इसका ये मतलब रहा कि ये एस्टिमेट करना कि मार्केट का पेन आ चुका है, रह चुका है, खत्म हो चुका है, इसका अनुमान लगाना बिल्कुल ही मुश्किल है। अच्छा तुषार जी, एक बात और। आपने कहा कि ट्रूस हो जाए, कोई कोई मीडिएशन हो जाए तो चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन आई मीन इस पूरे बाजार का, फाइनेंशियल मार्केट्स का, जिसे कहते हैं ना रक्त, हमारा जो ब्लड है वो है क्रूड, है ना। जितने ऑयल एसेट्स को स्ट्राइक किया गया है, जो मशीनरी है, जो प्लांट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो जिस जिस क्वांटम में डिस्टर्ब हुए हैं, स्ट्राइक किए गए हैं, आपको लगता है कि ऑयल में बहुत जल्दबाजी में कोई रिकवरी आ जाए? इस बात के पोटेंशियल लग रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि अभी एटलीस्ट अब क्रूड एक लंबी समय अवधि के लिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में रहेगा? ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि तो हम हेडलाइंस पढ़ते हैं और कह जाते हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को हिट हुआ, और इसका ये मतलब हुआ कि 2 3 महीने तक या 2 3 सालों तक ये कैपेसिटी वापस नहीं आ पाएगी। तो मेरे ख्याल से एक चीज बहुत याद रखने के लिए जरूरी है सारे निवेशकों की, कि ग्लोबल कैपेसिटी गैस और ऑयल की सारी पूरी मिडिल ईस्ट में नहीं है। इसका ये मतलब रहा कि जो कंपनियों ने लॉन्ग टर्म गैस की कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे हैं कतार या मिडिल ईस्ट से जो भी रिलेटेड हैं, उनमें ये तब्दीली आ सकती है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादातर हिट हो गई तो वहां से गैस आना ही मुश्किल हो नहीं जाए। मगर अगर आप सोचें कि गैस की सोर्सेज और भी कहीं हैं, और दुनिया भर में शिपिंग तो वैसे ही फ्री है अपार्ट फ्रॉम दिस पीरियड करंटली इन मिडिल ईस्ट, तो मेरे ख्याल से ये एक डर का वातावरण निर्माण हो जाता है जिससे कि सारे लोग कोई एक चीज को लेके उसको काफी एम्पलीफाई कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में ऐसा नहीं हुआ है कि तेल या गैस की कमी कहीं पाई गई है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको इतना भी याद रखना है कि जो बेचने वाले हैं वो हाथ पे हाथ बैठ कर खड़ा करके बैठने तो नहीं वाले हैं।
और मेरे ख्याल से हमें इस बात से आशा लेनी चाहिए कि it is not only us who are affected, it is the manufacturers, it is the consumers, it is the producers, it is the people who make money across the chain. They're all getting affected. So at some point of time, this condition has to be reversed. How much will be the damage? That already is reflecting in the price. मतलब जो आगे की तकलीफ होने वाली है वो आज फिलहाल आपको प्राइस में दिख ही रही है। तो यहाँ से अगर कोई ट्रूस आ जाता है तो वो प्राइस बढ़ के नॉर्मल सी पर आ जाएगी, मगर आज आई थिंक द वर्स्ट इज गेटिंग प्राइस्ड इन द प्राइस। सो आई थिंक देयर इज अ नीड टू काइंड ऑफ बी अ लिटिल मोर बैलेंस्ड अबाउट द व्यू। यस, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हमको ना नहीं कहना चाहिए जिस बात को हम सामने फेस कर रहे हैं कि ये बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन है, मगर ऐसा ये नहीं है कि इससे कि तेल आना ही बंद हो जाए या फिर ग्लोबल ग्रोथ जो है हम रीएडजस्ट कर रहे हैं। मगर आप ध्यान दें कि वो रीएडजस्टमेंट किस स्तर पर है, बेसिस पॉइंट्स पे है या आधे परसेंटेज पॉइंट पे है या और ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट्स पे है। तो मेरे ख्याल से वो जो रेंज है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर वो रेंज 100% मतलब 100 बेसिस पॉइंट से 1% तक आ गई तो मेरे ख्याल से चिंता करने की जरूरत है। ओके, चिंता करने की ज़रूरत है वैसे तो, क्योंकि अब हम डे लो पर हैं वापस 22,570 के आसपास आ चुके हैं यहाँ पर। तो शायद जी सबसे ज़्यादा करेक्शन आ रही है बड़े स्टॉक्स में, प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में, जैसे कि सबसे बड़ा बैंक लीड कर रहा है 52 वीक लो पर बड़े 50 प्राइवेट सेक्टर बैंक से इस समय क्या व्यू रहेगा यहाँ पर आपका? देखिए, अभी जब हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो वीक प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर वैल्यूएशन खो देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि माइक्रो कैप्स, स्मॉल कैप्स में ज्यादातर गिरावट आ चुकी है अब तक के मार्केट्स में। अब देख रहे हैं कि अच्छी कंपनियां जो सबसे पावरफुल मानी जाती हैं, जो मार्केट शेयर में सबसे आगे हैं और जो हमारी इकोनॉमी को लीड करने वाली हैं, प्राइवेट बैंक्स हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, बैंकिंग एज अ सेक्टर, अगर इसमें गिरावट आती है कोई भी कारण लेके तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी का मामला है। क्योंकि हर तरफ से जब नेगेटिव न्यूज आती है तो या सच है या नहीं है, ये इसका डिसीजन तो बाद में आता है। मगर हर कोई ऐसी घटना जैसे ये सिचुएशन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह आती है। तो मैं वापस एक बार मैं ये उदाहरण बहुत बार देता हूँ कि वॉरेन बफेट ने जब कोक में इन्वेस्ट किया था और इनकी प्रोडक्ट बिल्कुल पब्लिक में पॉपुलर नहीं थी और उसकी स्टॉक इतनी ज़्यादा टैंक हो गई तो उनको लगा कि कोक की लीडरशिप चली जाएगी, पेप्सी आगे चले आएगा और कोक शायद हैज लॉस्ट द प्लॉट। उन्होंने उस समय बड़ी लॉन्ग टर्म विजन देखने के बाद एक्चुअली उनकी पोजीशन डबल कर दी। अब ये जो है हाइंडसाइट में लगता है कि बहुत बढ़िया उनका एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहा, मगर ये बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टिंग के आगे चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फंडामेंटल देखें तो बहुत मुश्किल लग रहा था कोक के लिए, मगर अगर बिहेवियर देखें कि बाय लो एंड सेल हाई एंड बी कन्विंस्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंपनी ओवर द लॉन्ग टर्म, तो मेरे ख्याल से आज के दिन में आप अगर बैंकिंग ही क्यों लें, कितनी ज्यादा कंपनियां आजकल देखने मिलती हैं 30, 40, 50% नीचे हैं उनकी हाइज से। निवेशक जरूर उनके बारे में वापस एक बार एनालाइज करें। वर्स्ट केस सिचुएशन निकालने के बाद भी अगर ये वैल्यू उनको पसंद आती है तो मेरे ख्याल से 2 या 3 साल, 1 साल में मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल रिटर्न अभी सारी एसेट क्लासेस का देखें तो 1 साल अगले मार्च तक क्या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कहीं भी किसी भी एसेट क्लास में, तो मेरे ख्याल से इंडियन इक्विटीज उसमें सबसे ज्यादा आगे आएगी, ये मेरा विश्वास है। ऑल राइट, तुषार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। चलिए